ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू, हर जगह मदद पहुंचाता है। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आपको मिलती है। भारत ने चीन पर भी की चोट। अभी जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ था, उसी को लेकर ये बातें की जा रही हैं और बहुत सारे आर्टिकल हम लोग देख चुके हैं। तो आप लोगों से मैं फिर से कह रहा हूं कि इस तरह के आर्टिकल लिखे जाएंगे, बस आप लोगों को एक सामान्य जानकारी देख लेनी है, हर पहलू को आपको समझ लेना है और अगर कुछ नया अपडेट होता है तभी आपको पढ़ना है बार बार आर्टिकल, ठीक है? वरना आपको टाइम अपना बर्बाद नहीं करना है। तो आप देखिए, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो 22 अप्रैल को आतंकियों द्वारा 26 लोगों को उनका मजहब पूछकर हत्या के बाद भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान पर हवाई हमले कर पहले उसके 9 आतंकी अड्डे नष्ट किए और फिर जब उसने शर्मिंदगी से बचने के लिए पलटवार करने की कोशिश की तो उसके सैन्य ठिकाने बुरी तरह तबाह कर दिए। भारत ने अपनी हवाई हमलों से जब यह दिखाया तो वह उसकी सैन्य शक्ति को पंगु कर सकता है, तब उसके हौसले पस्त हुए, जिसके नतीजे में सैन्य टकराव थामने पर सहमति बनी। पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की अपनी नाकाम कोशिश के दौरान चीन से हासिल मिसाइल, युद्धक विमानों और अन्य हथियारों का इस्तेमाल किया और एक तरह से चीन की परोक्ष भूमिका साफ तौर पर रेखांकित हो गई है। पहलगांव की आतंकी घटना के बाद पहले तो चीन ने अपने परंपरागत अंदाज में पाकिस्तान का परोक्ष और अपरोक्ष समर्थन करने के बावजूद खुद को एक तटस्थ और शांतिप्रिय मंच के तरह पेश करने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने पाकिस्तान की साख बचाने के इरादे से पहलगांव हमले की कथित निष्पक्ष जांच करने की पाकिस्तान की मांग को दोहराया। और इतना ही नहीं, उसने सुरक्षा परिषद में इस आतंकी घटना की निंदा वाले अमेरिकी प्रस्ताव में पहले हमले के असली जिम्मेदार और पाकिस्तान सरकार की सरपरस्ती से चलने वाले लश्कर ए तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम हटवा दिया। इससे पहले भी कुख्यात आतंकियों को वैश्विक पाबंदियों से बचाने की नाकाम लेकिन बेशर्मी भरी कोशिश कर चुका है। कौन? चाइना। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए पाकिस्तान है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 भागों में बांट दिया गया था ना 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर को। दोनों केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा देखने को मिल जाएगी। ये चाइना है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की सीमा लगती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में भी याद रखिएगा, यूएनएससी की बात कर रहा हूं मैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 15 मेंबर हैं, जिनमें आप देखिए 5 स्थायी मेंबर हैं। स्थायी में आप देखिए परमानेंट मेंबर में चाइना है, फ्रांस है, रसिया है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट है। इनके पास विशेष पावर है स्थायी सदस्यों के पास। अगर कोई प्रस्ताव पास करवाना होता है तो 5 को सहमत होना चाहिए। अगर एक भी उसके विरोध में जाता है तो वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है। पाकिस्तान सैन्य टकराव के दौरान चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण में चलने वाले सरकारी मीडिया भी लगातार पाकिस्तान के पक्ष में थोथा प्रचार अभियान चला रहे थे और उसके अंग्रेजी ग्लोबल टाइम्स ने भारत की सैनिक कार्यवाही पर कहा कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना चाहिए। उसे कौन याद दिलाए कि जब कोविड के फैलाव के पीछे उसकी इस भूमिका की जांच के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार से मांग की थी तो उसने उस पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़े रहने के बावजूद उसने खुद को भारत पाकिस्तान टकराव में खुद को तटस्थ दिखाने का ढोंग किया, लेकिन उसके इस ढोंग का पोल खुल गई। और वैसे तो अमेरिका ने भारत पाकिस्तान का सैन्य टकराव थामने का श्रेय चीन के खुद को यह दर्शाने के इरादे पर पानी फेर दिया कि उसकी हैसियत बढ़ गई, लेकिन इसके बाद भी वह पाकिस्तान के माध्यम से एशिया और अरब सागर में अपना विस्तारवादी दबदबा कायम करने की कोशिश से बाज नहीं आएगा। और चीनी नेता यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे अपने मित्र की रक्षा के लिए उसके साथ खड़े होंगे। और आप देखें कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी पहलगांव हमले के बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्री से कहा था कि चीन अपने सदाबहार मित्र और रणनीतिक सहयोगी की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को समझता है, उसकी सुरक्षा के लिए उसका समर्थन करता है। और आप देखिए, जब सब जानते हैं कि चीन की असली चिंता पाकिस्तान की सुरक्षा नहीं बल्कि शी जिनपिंग के सपनों वाली सीपैक परियोजना है, जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से गुजरती है। और आप देखते हैं कि गुजरती है और जहां चीन
चीन सिंजियांग से अरब सागर तक पक्का राजमार्ग और ग्वादर बंदरगाह का निर्माण कर रहा है। आर्थिक, और आप देखेंगे इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्थिक गलियारे के नाम पर शुरू की गई इस परियोजना पर चीन अब तक 60 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च कर चुका है। भारत पाकिस्तान टकराव के युद्ध में बदलने की हालत में न केवल शी जिनपिंग का इस्तीफा एक सपना धूल में मिल जाता, बल्कि गुलाम जम्मू कश्मीर की भारत में वापसी का रास्ता भी कुछ और साफ हो जाता है। चीन इससे भी घबराया कि भारतीय सेना ने उसके कथित विश्व स्तरीय हथियार, आप देखते हैं कि क्या हथियारों खास तौर पर आप देखते हैं कि उसके जेट विमानों और एयर डिफेंस सिस्टम की पोल खोलकर रख दी, और उसके हथियारों पर दुनिया अब भरोसा नहीं करने वाली है। अपनी खींच मिटाने के लिए अब चीन इस दुष्प्रचार में लगेगा कि भारत को भी खासा सैन्य नुकसान उठाना पड़ा, और इसमें उसके प्रभाव में काम करने वाली पश्चिमी मीडिया भी उसका साथ देगा। भारत के सामने चीन का असली दोहरा चरित्र और साफ होकर सामने आ गया। इसके साथ ही तुर्की का भी भारत के प्रति दुश्मनी वाला रवैया साफ हो गया है। यह बात है कि भारत ने उसके हथियारों की भी आप देखते हैं कि मारक क्षमता का हवा निकाल दी। वह शायद ही अपना रवैया बदले, लेकिन भारत के पक्ष में यह है कि कई इस्लामी देश तुर्की का कद बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। क्या भारत पाकिस्तान के सैन्य टकराव में चीन खुद कूदने की हिमाकत करता? अमेरिका और दूसरे देशों से उठ रहे आर्थिक कूटनीतिक विरोध को देखते हुए चीन भारत के खिलाफ कोई सैनिक कदम उठाने की गलती नहीं करता। 1962 में कमजोर और अपनी रक्षा के प्रति एकदम उदासीन भारत पर हमले के बाद से चीन ने हर हमले में मार खाई है। फिर भले ही वह 1989 में वियतनाम पर उसका हमला हो, या फिर भारत के खिलाफ डोकलाम, गलवान आदि में अतिक्रमण, हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। और इसलिए आप देखिए, पाकिस्तान जैसे दिवालिया दोस्त के लिए युद्ध में कूद मार खाने और अपनी चौधराहट गंवाने जैसी गलती तो चीन नहीं करता, लेकिन वह भारत को तंग करने की अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। भारत को सोचना होगा कि चीन को कैसे काबू में रखा जाए। वह कतई विश्वसनीय नहीं है। वह भी पाकिस्तान की तरह कहता कुछ है और करता कुछ है। होना तो यह चाहिए कि आर्थिक रूप से पस्त और सामरिक रूप से कमजोर पाकिस्तान चीन के बूते पर उछलने के बजाय आतंकियों पर लगाम लगाने और अपनी भलाई पर ध्यान दे, पर फिलहाल इसके आसार कम है। चीन उसे उकसाता रहेगा। लेखक वरिष्ठ स्तंभकार सेंटर फॉर हिमालयन एशिया इंडस्ट्री स्टडीज एंड एंगेजमेंट के चेयरमैन हैं। इनका नाम है, आप देखते हैं कि इनके द्वारा लिखा गया है, विजय क्रांति के द्वारा। ये आप देखिए, सरकारी आतंकवाद का पर्याय पाकिस्तान इसका उदाहरण है कि सरकार सेना आतंकियों का मेल कितना खतरनाक हो सकता है। एक आतंकी है, उसका आप देखें बेटा यहाँ की आर्मी में है। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। सरकार यहाँ के आतंकियों को बचाने का काम कर रही है, सेना आप देखिए सलामी दे रही है। फिर क्या उससे उम्मीद कर सकते हैं? पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। मैं कह रहा हूं ना कि एक सामान्य जानकारी रखिए, और बाकी हर दिन लिखे जाएंगे इस तरह के आर्टिकल अभी बार बार, तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होने की जरूरत है। धैर्य की शक्ति। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। समाज में बढ़ रही हिंसा ने क्रिया और प्रतिक्रिया की सापेक्षता को असंतुलित कर दिया। कोई भी असंतुलन निर्बलता का प्रतीक होता है। सूर्य ब्रह्मांड का शक्तिशाली स्रोत माना जाता है। वह पूरी धरती को प्रकाश ऊर्जा देता है। वह अपनी शक्ति को सहज प्रकट करता है, किंतु जब काले घने मेघ उसे घेर लेते हैं तो उसकी किरणों को बाधित कर देते हैं। तो वह उत्तेजित नहीं होता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। वह मेघों के विसर्जित हो जाने की प्रतीक्षा करता है। सूर्य को ज्ञात है कि मेघों की आयु सीमित है, वे बाह्य ऊष्मा से संयोजित हुए हैं, इनकी कोई अंतर्निहित ऊर्जा नहीं है। मेघ अल्प समय में स्वयं की विलुप्त हो जाते हैं। सूर्य को आप देखते हैं कि अपनी ऊर्जा व्यय नहीं करनी पड़ती है। वह मात्र धैर्य के साथ प्रतीक्षा करता है, और वास्तव में आप देखिए जिसमें शक्ति है वही धैर्य धारण करने में समर्थ है। यानी जिसमें धैर्य की है वही शक्तिमान है। धैर्य स्वयं में शक्ति है। धैर्य उसी में निहित है जो अहंकार विकारों से मुक्त है। विकार निर्मलता के जनक है। धैर्यवान होने का अर्थ उन निर्बलताओं से मुक्त होना है। जीवन में आने वाले प्रत्येक कठिनाई दुख की एक आयु है। उस अवधि के पूरा होते ही मनुष्य उससे उबरने लगता है। धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो कि विपत्ति सन्मुख है, उसकी तीव्रता स्वयं स्खलित होती जाती है। हमें समय से भी सीखना चाहिए कि समय किसी भी दुख का सबसे उत्तम उपचार है। सबसे बड़ा दुख हमने अपने सबसे प्रिय का होता है। उसे संसार से विदा होते देख मस्तिष्क शून्य हो जाता है। समय आगे बढ़ता है तो जीवन स्वयं अपनी गति ग्रहण कर लेता है। दुख एक स्मृति बनकर रह जाता है। जब निकटस्थ की मृत्यु से उबरा जा सकता है तो अन्य विपत्तियां उससे कम घातक ही होती हैं। यह धैर्य से ही संभव होता है। समय सत्य को स्वीकार करने और धैर्य के विकसित होने का अवसर मात्र है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है।
सीखा करिएगा कुछ। बेनकाब पाकिस्तान, वही बातें हो रही। ऑपरेशन सिंदूर हम लोगों ने चलाया था। सावधानी जरूरी है। लोग अपने जीवन भर की कमाई से कोई एक भूखंड खरीद पाते हैं, और यदि कोई उसे धोखे से अपने नाम करा ले तो इस आघात से उभरना मुश्किल हो जाता है। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में पिछले कुछ महीनों में फर्जी रजिस्ट्री की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिन पर मुकदमा तो दर्ज कर लिए गए हैं, लेकिन भुक्तभोगी अभी भी अपनी जमीन वापस मांगने के लिए रजिस्ट्री विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों का चक्कर लगा रहे हैं। लखनऊ में तो पिछले महीने पूर्व एसडीएम की पत्नी योगिता की जमीन की भी अधिकारियों ने बिना सत्यापन के ही रजिस्ट्री कर दी। पूर्व एसडीएम के मामले में तो पुलिस भी सक्रिय हुई, राजस्व विभाग भी, लेकिन अधिकांश मामले मुकदमेबाजी की उस राय पर बढ़ चले जिसे सिविल मामलों में अंतहीन माना जाता है। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों से यह तो स्पष्ट है कि जालसाजियों का कोई गिरोह इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा, और जो मूल विक्रेता के स्थान पर किसी और व्यक्ति को खड़ा करके रजिस्ट्री करा रहा है, और इसमें रजिस्ट्री विभाग के कर्मचारी की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। फर्जी रजिस्ट्री न होने पाए इसके लिए लोगों को व्यक्तिगत रूप से तो सावधानी बरतनी होगी। बायोमेट्रिक सत्यापन भी अनिवार्य किया जाना चाहिए। लोगों की कमाई को भ्रष्टाचार से बचाने के इस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए। एक आप लोगों ने खबर पढ़ी होगी, आजकल भ्रष्टाचार खूब हो रहा है, इस तरह के फर्जी बाड़े भी हो रहे हैं कि क्या करते थे लोग, पहले बीमा करवाते थे, एक गिरोह था, और उस व्यक्ति का वो उसकी किस्तें जमा करते थे, बाद में उसी व्यक्ति की हत्या कर देते और बीमा क्लेम कर देते थे, पैसा वसूल लेते थे। अब समझ सकते हैं कि कितना पतन हो चुका है इंसानियत मानवता का। ये उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। बेटियों को पढ़ाएं सतर्कता का पाठ। ये आप देखिए, भोपाल के एक कॉलेज में कुछ छात्राओं के शारीरिक शोषण और फिर ब्लैक मेलिंग की घटनाएं से जुड़े सभी पहलू भयावह हैं, और वहां सोच समझकर हिंदू लड़कियों को फंसाकर शोषण करने और ब्लैकमेल कर जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलने की बात सामने आई है। बाकायदा गिरोह बनाकर छात्राओं का शोषण करने वाले आरोपियों के समूह में कई लोग शामिल हैं, और इस देश भर के परिवारों को भयभीत करने वाले इस मामले में भी पहले पहचान छिपाकर मित्रता की गई, बाद में शारीरिक संबंधों का वीडियो बनाकर डरा धमकाकर शोषण का सिलसिला जारी रखा गया। एक रणनीति के तहत स्कूल कॉलेज कि छात्राओं के साथ जालसाजी और शोषण के कई मामले सामने आए हैं। कुछ समय पहले राजस्थान में 6 नाबालिग बच्चियों को ब्लैकमेल कर देह शोषण और धर्म बदलने का दबाव बनाने की साजिश सामने आई थी। भोपाल की इस घटना में भी शारीरिक शोषण के अलावा कई दुर्भावनापूर्ण हरकतें की गई। पीड़िताओं को आप देखिए ब्लैकमेल कर अपने दोस्तों से मिलने के लिए मजबूर किया गया, नशा करने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला गया, बुर्का पहन कर तस्वीर भेजने को विवश किया गया। लड़कियों ने ऐसी तस्वीरें भेजी थी भी हैं, और जिससे जुड़े चैट से आरोपियों के फोन से मिले हैं। शारीरिक शोषण के वीडियो को विदेश में बेचे जाने का भी आरोप है। ऐसी सुनियोजित साजिश केवल शारीरिक शोषण का मामला भर नहीं है, आपराधिक मानसिकता के पीछे दुर्भावनापूर्ण स्याह सोच भी मौजूद है। झूठ की बुनियाद पर मित्रता और फिर शोषण के अंधकार में धकेलने के ऐसे मामले समग्र समाज को चिंता में डालते हैं, आपसी भरोसे की रीतने का परिवेश बनाते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता वाले हमारे देश में छात्राओं के साथ हुई यह धोखाधड़ी कई मोर्चों पर सोचने को विवश करती है। तकनीक के गलत इस्तेमाल से लेकर धार्मिक स्वतंत्रता के हनन से जुड़े प्रयास तक ऐसी घटनाएं समाज में दरार डालने का भी काम करती हैं। ज्ञात हो कि आरोपियों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, पॉक्सो अधिनियम, मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया, और देश के हर परिवार को स्तब्ध कर देने वाली इस मामले में कुत्सित प्रवृत्ति के लोगों को बड़ी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं बेटियों के स्वजन को भी सतर्क रहने की दरकार है, और समय रहते घर की बेटियों के मन को सही दिशा देना आवश्यक है। शोषण के किसी दुष्चक्र में फंस जाने पर पहले ही पड़ाव पर अपनी परेशानियां साझा कर सकें, इतना भरोसा तो परिवारजन अपनी बेटियों को अवश्य दें। और शोषण के दुष्चक्र पर स्थानीय लोग, अभिभावक और प्रशासनिक अमले की साझी कोशिश से ही लगाम लगा सकते हैं। और देखिए, मैं कहता हूं बच्चों को भी समझदार होना चाहिए। आजकल आप देखते हैं प्यार अलग ही मैटर में जा रहा है। मैं कह रहा हूं ना कि आकर्षण के अलावा इसमें कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं, वो मैं देखता हूं ना, बहुत सारे बच्चे कहते हैं, कई लड़कियां लड़के, कि वो हमारे माँ बाप हमारे प्यार के दुश्मन है। भैया, मुझे इतना गुस्सा आता है, कसम से बोल रहा हूं। माँ बाप आपके दुश्मन है, गजब का आपकी सोच है। बाद में आप देखिए जिंदगी भर रोते भी हैं।
मैंने नहीं बताया था किसी ने मैसेज किया मुझे, ईमेल किया। मैं कम ही देखता हूँ ईमेल, जब टाइम मिलता है तब देखता हूँ। तो 38-40 के करीब मैसेज थे कि वो भैया मेरा 7 साल 8 साल रिलेशन चला, मैंने भाग कर शादी की पिता के खिलाफ, जाके एक परिवार के खिलाफ कोर्ट मैरिज की, उसके बाद उसके घर गए तो 5-6 दिन में उसके बाद पिता ने घर से निकाल दिया, उस लड़के ने छोड़ दिया, दूसरी शादी कर ली। अब हमारी उम्र 32 साल हो गई, अब हम कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने बोला अब बचे किस लायक हो आप, और अभी भी तो आप डिप्रेशन में चल रहे हो। आप देखें अभी भी आप मेहनत, आपके पास हो सकता है सब मिल जाए आपको, आप सक्सेस हो जाए, लेकिन आप अभी भी तो परेशान हैं, अभी भी आपको मोह माया नहीं छूट पा रही वो एक तरह से। और मैंने कहा कि आपने उसके खिलाफ एफआईआर कुछ नहीं करवाया, तो वो लेकिन नहीं, वो उसके पिता बहुत बड़े आदमी है तो डर लगता है हमें। आप समझ रहे हैं कि मतलब मानसिकता देख लीजिए। तो ये हाल है, थोड़ा आप लोग समझदार बनिए और पहले अपने करियर पर फोकस करिए। मैं कहता हूँ ये आप देखिए टिप्पणियाँ रहती हैं तो इन्हें भी देख लिया करिएगा आप लोग। इस देखना हो तो पीडीएफ इसकी मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पर, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, उसी पर। आप देखिए आईएमएफ बेल आउट पैकेज, आर्थिक सहायता या आतंकवाद का पोषण। अभी हाल ही में आप देखते हैं कि जो आईएमएफ ने दिया था ना, उसी को लेकर बातें की जा रही हैं। पाकिस्तान को भारत ने विरोध किया था, और मैं कह रहा हूं कि उसी पे पाकिस्तान से रिलेटेड अभी आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। तो एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखिए, बाकी सब चलता रहेगा, लिखते रहेंगे। मैं इसलिए आप लोगों से बार बार ये बात कर रहा हूं कि आपका टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, और आप देखिए वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 191 मेंबर हैं इसमें। और आप देखेंगे कि इसका उद्देश्य, पर्पज क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करे सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट से उबरने में सहायता करना। पिछले पूरे सप्ताह भारत पाकिस्तान के बीच जारी सैन्य संघर्ष चर्चा में रहा। वस्तुतः 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा 26 निर्दोष पर्यटकों की नृशंस हत्या के कुछ ही दिनों बाद भारत ने सभी मोर्चों पर पाकिस्तान की घेराबंदी शुरू कर दी। अब आप देखिए इस शब्द कितने बार आप लोग पढ़ चुके। इसी क्रम में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर आरंभ करते हुए पूरे पाकिस्तान के तमाम सैन्य अड्डों, एयरबेस को निशाना बनाते हुए उन्हें ध्वस्त कर दिया। अब ये जानकारी तो पहले ही से आपको मालूम है, अब बार बार आप पढ़ेंगे, दोहराएंगे तो क्या होगा, इसलिए कह रहा हूं। भारत ने कूटनीतिक रूप से भी पाकिस्तान को समूचे विश्व में उसकी वास्तविक स्थिति को दर्शा दिया। शनिवार संध्या 5 बजे हुए संघर्ष विराम की घोषणा से पहले भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दिया। और एक बात आपको बताऊं, आज के समय में स्मार्ट तैयारी का समय बचा हुआ है भाई। क्या पढ़ना है ये तो सबको पता है, क्या नहीं पढ़ना है ये भी मालूम होना चाहिए, कितना पढ़ना है ये भी मालूम होना चाहिए। दुर्भाग्य बस इसी दौर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने पाकिस्तान को 2.4 अरब डॉलर की मदद को मंजूरी दी, जबकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के भीतर छिपे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करके दुनिया के सामने यह स्पष्ट कर दिया कि आज भी पाकिस्तान आतंकवाद का वैश्विक केंद्र बना हुआ है। ऐसे समय में जब पाकिस्तान का आतंकी चेहरा पूरी दुनिया के सामने उजागर हो चुका था, आईएमएफ जैसे वैश्विक संस्थान द्वारा उसे बेल आउट सहायता देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। अब आप देखते हैं कि यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह वही आईएमएफ है जिसकी स्थापना आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता और वैश्विक स्थिरता के लिए हुई थी। आतंकवाद के खिलाफ प्रवचन देने वाली पश्चिमी देश आज इस पर मौन क्यों हैं? आखिर एक ऐसा देश जो प्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद का पोषक है, उसे हजारों करोड़ रुपए की आर्थिक मदद क्यों दी जा रही है? भारत से उठते ये सवाल आज दुनिया में पश्चिमी देशों और वैश्विक संस्थाओं के आतंकवाद के खिलाफ दोहरे रवैये को उजागर कर रही है। अब यह मुद्दा केवल भारत का नहीं बल्कि हर उस राष्ट्र का प्रश्न बनना चाहिए जो आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। बेल आउट पैकेज दिए जाने के पक्ष में भले ही यह तर्क दिया जा रहा हो कि इसकी प्रक्रिया लंबे समय से जारी थी, जो अपनी अंतिम परिणति पर तक पहुंचा, और जब दुर्भाग्यवश भारत पाकिस्तान के बीच भयावह सैन्य संघर्ष की स्थिति जारी थी, भारत ने इसे लेकर बहुत ही आक्रोश है। और आप देखिए जिस विश्व बिरादरी को समझना चाहिए। और आईएमएफ पर उठते सवाल, तो आईएमएफ की स्थापना वैश्विक आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए हुई है। इसका मूल कार्य आर्थिक संकट से जूझ रहे देशों की अस्थायी सहायता देना होता है ताकि वे आर्थिक सुधारों को गति दे सके। लेकिन हालिया निर्णय पर सवाल है, क्या पाकिस्तान इन उद्देश्यों पर खरा उतरता है? जब आईएमएफ किसी देश को फंड देता है तो वह उस देश के से कुछ जवाबदेही और सुधारों की अपेक्षा करता है। टैक्स सुधार, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, सार्वजनिक व्यय में अनुशासन जैसे बुनियादी तत्वों पर जोर रहता है। अगर इन मानकों पर ही पाकिस्तान को दिए गए बेल आउट का मूल्यांकन करें तो न केवल आईएमएफ की साख पर प्रश्न उठते हैं, बल्कि पश्चिमी देश भी जो वैश्विक नैतिकता और लोकतंत्र के ठेकेदार बनते हैं, वे पूरी तरह से उजागर हो जाते हैं।
और आप देखिए पाकिस्तान में पारदर्शिता की स्थिति इतनी दयनीय है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की परियोजना पूरी तरह गोपनीय समझौता पर आधारित है और जिनकी लागत, शर्त और लाभांश की जानकारी तक संसद को नहीं दी जाती है। जब पाकिस्तान की अपनी संसद अंधेरे में है तो आईएमएफ और पश्चिमी देशों को कितनी जानकारी मिलती होगी, यह सहज समझा जा सकता है। और वहीं भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने वाली नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो स्वयं राजनीतिक पक्षपात, कुप्रबंधन और रिपोर्टों को दबाने जैसे आरोपों में घिरी। यह भी जग जाहिर है कि वहां शीर्ष सैन्य अधिकारी अन्य देशों में रकम का निजी निवेश करते हैं। यहाँ के जो सैन्य अधिकारी हैं वो मालामाल हैं, नेता भी मालामाल है, बस जनता खस्ता हाल है। आईएमएफ का दोहरा रवैया। आज यह एक वैश्विक सत्य है कि पाकिस्तान का नाम आतंकवाद के पोषण में एक स्थायी अभियुक्त की तरह लिया जाता है। वर्षों से पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करता रहा है, लेकिन इन फंडों का उपयोग जनता के कल्याण के बजाय सेना के विस्तार और आतंकी नेटवर्क की फंडिंग के लिए किया है। वित्त वर्ष 2024-25 में पाकिस्तान का रक्षा खर्च उसके कुल बजट का 14.5% रहा, जो इस बात का प्रमाण है कि आर्थिक संकटों के बीच भी उसकी प्राथमिकता सैन्यीकरण रही है, न कि विकास की। इतना ही नहीं, वित्तीय संसाधनों के दुरुपयोग और आतंकी संगठनों को वित्तीय समर्थन देने के कारण पाकिस्तान वर्षों तक वित्तीय कार्रवाई की ग्रे लिस्ट में रहा। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कोई देश धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने में विफल रहता है। और आप देखते हैं कि क्या रहता है, विफल रहता है। और क्या यह जानकारी आईएमएफ को नहीं है? यदि आईएमएफ सच में वैश्विक आर्थिक स्थिरता और मानवाधिकार और पारदर्शिता का पक्षधर होता तो पाकिस्तान का वेल आउट नहीं देता, और खासकर अभी तो नहीं देता। आईएमएफ का यह रवैया जिसमें यह देखना तक आवश्यक नहीं समझा गया कि उसके फंड का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए हो सकता है, दक्षिण एशिया जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के लिए बेहद खतरनाक है। आश्चर्य की बात है कि आतंकवाद के खिलाफ चैंपियन बनने वाले देश जैसे अमेरिका, जिसके पास आईएमएफ में 16.5% वोटिंग पावर है, यूरोपीय संघ देश कुल मिलाकर लगभग 30%, ब्रिटेन 4.03% आदि ने भी इस फैसले का विरोध नहीं किया, जबकि ये वही पश्चिमी देश हैं और आईएमएफ हैं जिन्होंने वर्ष 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के आरंभिक समय में रूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए तर्क दिया था कि रूस पर एक आक्रांता यूक्रेन विक्टिम है। लेकिन जब भारत पाकिस्तान की हो तब यही आईएमएफ बेल आउट फंड दे देता, जबकि भारत स्वयं दशकों से पाकिस्तान के आतंकवाद से पीड़ित है। पाकिस्तान एक आदतन आप देखते हैं कि कर्ज अपराधी पाकिस्तानी स्वयं को वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद देश के रूप में प्रस्तुत करता रहा है। लेकिन वास्तविकता है कि पाकिस्तान केवल एक आर्थिक दिवालिया राष्ट्र नहीं है, बल्कि एक आदतन कर्ज अपराधी भी है, और जो बार बार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मदद लेता है, परंतु ना तो सुधार करता है और ना ही अपनी जनता को लाभ पहुंचाता है। पिछले साल दिसंबर 2024 में पाकिस्तान को आईएमएफ से $7 अरब का नया बेल आउट पैकेज मिला। 1989 के बाद से पिछले 35 वर्षों में से आईएमएफ से आर्थिक सहायता लेता रहा, लेकिन हर बार सुधारों और शर्तों का उल्लंघन करता आया है। और जरा सोचिए, इतनी बार फंड मिलने के बावजूद अगर कोई देश अब भी गरीब, अस्थिर और असफल है तो दोष उसकी नीयत और नीतियों का है। दिसंबर 2023 तक पाकिस्तान को कुल बाहरी कर्ज 131.15 अरब डॉलर था। यह कर्ज केवल आईएमएफ से नहीं बल्कि पेरिस क्लब, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड चीन से भी लिया गया। पिछले कई दशकों से पाकिस्तान कर्ज चुकाने में असफल रहा और आप देखते हैं कि उसकी भुगतान क्षमता को लेकर आज भी संदेह है। सवाल उठता है कि क्या आईएमएफ द्वारा बिना ठोस जांच और परिणाम मूल्यांकन के नया बेल आउट स्वीकृत किया जाना तर्कसंगत है। यह मामला केवल पाकिस्तान की आर्थिक असफलता नहीं दर्शाता है, बल्कि यह भी उजागर करता है कि आईएमएफ का निगरानी तंत्र पाकिस्तान जैसे देशों के लिए या तो अक्षम है या फिर जानबूझकर लचीला बना दिया गया। सवाल तो यह है कि क्या आईएमएफ केवल आर्थिक आंकड़ों के आधार पर फैसला करता है या फिर संबंधित देश की वैचारिक और सुरक्षा पृष्ठभूमि की भी गंभीर जांच करता है। आज आवश्यकता है कि आईएमएफ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान अपनी नीतियों में स्पष्ट और कठोर बदलाव करें। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जब कोई देश सैन्य शासन में हो, लोकतंत्र से दूर हो और आतंकवाद में सम्मिलित हो तो उसे कोई वित्तीय सहायता प्रदान न की जाए। आर्थिक सहायता के लिहाज से राजनीतिक स्थिरता, पारदर्शिता और आतंकवाद से असंबद्धता को अनिवार्य शर्त बनाया जाना चाहिए। ये वित्तीय आतंक के विरुद्ध भारत का रवैया। भारत ने हमेशा वित्तीय आतंकवाद के खिलाफ एक सशक्त, नैतिक और स्पष्ट रवैया अपनाया है। इसी सिद्धांत के अनुरूप ये आप देखेंगे कि भारत ने आईएमएफ द्वारा पाकिस्तान को बेल आउट देने के प्रस्ताव पर मतदान से स्वयं को अलग रखा, क्योंकि इस प्रक्रिया में सीधे नहीं कहने का विकल्प उपलब्ध नहीं है। इस निर्णायक कदम के माध्यम से भारत ने स्पष्ट संकेत दिया कि पाकिस्तान का इतिहास बहुपक्षीय वित्तीय सहायता के दुरुपयोग और सैन्य विस्तार और आतंकी नेटवर्क के पोषण से जुड़ा रहा। भारत की यह आपत्ति केवल रणनीतिक नहीं बल्कि एक गंभीर नैतिक चेतावनी थी, जो केवल भारत जैसा जिम्मेदार और सिद्धांतिक राष्ट्र की वैश्विक मंचों पर उठा सकता। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत एक
एकमात्र ऐसा देश था जिसने विरोध में मतदान से परहेज करके अपनी अहम सहमति पर का गंभीर संकेत दिया। भारत को चाहिए कि वह ब्रिक्स, संयुक्त राष्ट्र और G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को निरंतर और प्रभावी रूप से उठाता रहा। यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में किसी भी देश को दी जाने वाली वित्तीय सहायता केवल उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर न हो, बल्कि उसकी सुरक्षा, पारदर्शिता और नैतिक मूल्यांकन को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। वैश्विक आतंकवाद के विरुद्ध अब अधिकांश राष्ट्र मौन या फिर मौकापरस्त नीति अपना रहे हैं, तब भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो इस गंभीर विषय पर स्पष्ट और सैद्धांतिक मत रखता है और जो सही मायनों में मानवता, विश्व शांति और वैश्विक स्थिरता के पक्ष में भी है। बताइए क्या सोचते हैं आप लोग, कि सोचते हैं या नहीं सोचते हैं? ये घुसपैठियों में दिख रहा भय का माहौल जो आप देखते हैं कि कहते हैं अवैध रूप से भारत में आ चुके हैं ना, उन्हीं लोगों की बात हो रही। और एक बात आपको बताऊं, जब 2013-14 में प्रधानमंत्री का ये लोकसभा का चुनाव था, मोदी जी चेहरा थे, तो ऐसा माना जा रहा था कि मोदी जी आएंगे और कहा भी जा रहा था कि बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे, खंबात की खाड़ी में फेंक देंगे, अरब सागर में फेंक देंगे घुसपैठियों को। लेकिन हम देखिए कितने लोगों को हमने चिन्हित किया, कितने लोगों को हमने निकाला। कहते हैं कि लाखों करोड़ों लोग रह रहे हैं भारत में अवैध रूप से और ये कई घटनाओं को अंजाम भी देते हैं। और बांग्लादेशियों को देख लीजिए, म्यांमार से देख लीजिए, कितने लोग आप देखते हैं भाग के यहाँ जाते हैं। तो उन्हीं की बातें हो रही हैं बहुत सारी। भारत का मजबूत संघीय ढांचा, पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से की गई सैन्य कार्रवाई के समर्थन में पूरा देश केंद्र सरकार के समर्थन में खड़ा, जो हमारी संघीय ढांचे की मजबूती को दर्शाता है। वही बातें हो रही हैं बार बार। चलिए आप लोग बताइए, इसकी PDF मैं दे देता हूं, तो भाई ये ना रहे कि आप लोग कहें कि नहीं मुझे देते नहीं है, तो मुझे पढ़ना था वो आर्टिकल। पढ़ सकते हैं आप लोग बेधड़क। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।